स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आप स्प्रू को बनाते हैं, कैसे स्प्रू को डिजाइन करते हैं, और एस्पिरेशन जब होता है तो एस्पिरेशन इफेक्ट को आप कैसे अवॉइड करते हैं, राइट। सो इस सेशन में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं पोर के बारे में, और साथ के साथ कि जब आप मोल्टेन मेटल को कैविटी में पोर करते हैं तो सॉलिडिफिकेशन किस तरीके से होता है, सॉलिडिफिकेशन के दौरान श्रिंकेजेस जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, एंड देन नेक्स्ट सेशन में फिर आपको बताऊंगा इन श्रिंकेजेस का केयर हम एग्जैक्टली किस तरीके से करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड हाउ टू डिजाइन द स्प्रू एंड how does the aspiration happen, and thereafter how to avoid that aspiration. So what did we observe? That we had this molding flask in two halves, and there were several different channels that I had shown you, like sprue channel, and then we had on top of the sprue channel the pouring basin that we discussed, right? So we had this pouring basin with us, and then from this pouring basin metal like falls down, and then here as it enters the horizontal section, so here you provide compensation for vena contracta like this. By how much amount the liquid stream has contracted, that much of compensation will be provided to avoid any kind of air inclusion. And thereafter I told you that the liquid metal goes inside this spherical cavity, and that spherical cavity is what you name as, that spherical cavity over here, this is what you name as a skim bob. Then in between there was something called as whirl gate. Thereafter, my dear, let's say this is one extra cavity that you have made over here. Okay, I'll be discussing this just now, don't worry. You have made this extra cavity over here, and this extra cavity that you make, I'll show you and I'll tell you why it is named as riser. यहाँ पे आपने एक एक्स्ट्रा कैविटी बनाया, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? राइजर नाम देते हैं। क्यों राइजर बोलते हैं ये भी पता चलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और देयर आफ्टर द मेटल गोज इनसाइड दिस मोल्ड कैविटी, जहां पे कि एक्चुअल कास्टिंग बनेगा। इसके बाद मेटल यहाँ पे इस मोल्ड कैविटी में जाता है जहां पे आपको ये एक्चुअल कास्टिंग बनानी। लेट्स से माय डियर कि ये जो कास्टिंग आप बना रहे हो, आई वांट लाइक यू वांट इट टू बी hollow. That's the casting, right? So you see how to make this hollow casting. For that, now it's very simple. In the surroundings, we have this what we call as sand mold material, right? This is what the sand mold material in the surrounding, and it is made up of sand, clay and water. Surrounding में क्या है? सैंड मोल्ड मटेरियल है, और एक किसका बना हुआ है? सैंड का, क्ले का और वाटर का बना हुआ है। हम क्या करते हैं दोस्तों? What exactly we do is, we use the same sand mold mixture, or you can say similar sand mold mixture, not exactly same. थोड़े बहुत कुछ चीजें ज्यादा हो सकती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए कुछ कम हो सकती हैं, बट मोस्टली इट विल बी अ सिमिलर मिक्सचर। इसी सैंड मोल्ड मिक्सचर का यूज करके हम लोग बनाते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कोर। कैसा दिखेगा वो? ऐसा दिखेगा। लेट्स से वी वांट अ सिलिंड्रिकल होल, तो हम लोग बनाएंगे एक सिलिंड्रिकल कोर, ठीक है। एंड देन माय डियर,
this core will have this small protruded section like this. So it's a cylindrical core, solid one, and we will place this core inside this mold cavity in this way. You see, this is how you place it here. You can observe that this protruded section of the core will go inside this hole over here, and that's how कोर विल बी प्लेस्ड इनसाइड द मोल्ड कैविटी. कोर को मोल्ड कैविटी के अंदर ऐसे डाल दिया जाए. तो एक तो इसको लाइक कैंटिलीवर टाइप सपोर्ट इधर से मिलेगा, राइट? यहां पे जो घुसा हुआ है कोर का प्रोट्रूडेड सेक्शन बाहर निकला हुआ सेक्शन उधर घुसा हुआ, तो उससे एक सपोर्ट मिलेगा. बट दिस सपोर्ट मे नॉट बी एनफ. बट हो सकता है कि ये सपोर्ट एनफ नहीं हो, तो फर्दर इसको सपोर्ट करने के लिए हो सकता है कि अपने वेट की वजह से खुद ही ये नीचे की तरफ झुक जाए, या फिर जब इसके अंदर मोल्टेन मेटल को भरा जाए तो मोल्टेन मेटल के बुयंसी की वजह से ये कोर ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, राइट? इट कैन लाइक बेंड डाउन under its own weight as well as the liquid metal fills up. It can lift up due to the buoyancy of the molten metal. So to avoid that, my dear, we place this something called a chaplet. Chaplets are like metallic pins, my dear. Chaplets are like metallic pins. So like this chaplet will be placed here. So these chaplets will now, my dear, support this core, will not let it bend down, will not let it lift up. So these are what we call as, my dear students, chaplets. This is that one. These two are both what? Chaplets, my dear. Yes. And these chaplets must be made up of the same material which is being casted. ये चैपलेट उसी मटेरियल का बना होना चाहिए जिस मटेरियल की आप कास्टिंग कर रहे हैं, ताकि जब मोल्टेन मेटल ऐसे चलते हुए यहां पे पहुंचेगा तो इनिशियली लाइक लिक्विड मेटल बहुत हाई टेम्परेचर पे है, बट चैपलेट क्या है, अभी भी रूम टेम्परेचर पे है. लिक्विड मेटल के कांटेक्ट में आने के बाद धीरे धीरे चैपलेट गर्म होगा. बट जैसे जैसे चैपलेट गर्म होगा वैसे वैसे यहां से हीट और भी बाहर निकलेगा और धीरे धीरे ये लिक्विड सॉलिडिफाई होना शुरू होगा. जब वो सॉलिडिफाई होना शुरू होगा लिक्विड मेटल, तब चैपलेट मेल्ट होना शुरू होगा. अंडरस्टैंड? लिक्विड मेटल जो भरा यहां पे बुयोसी लगा रहा था, चैपलेट सपोर्ट कर रहा है, ऊपर उठने नहीं दे रहा है, नीचे जाने नहीं दे रहा है इसको, कोर को. और जब लिक्विड मेटल ठंडा होना शुरू हुआ तब ये चैपलेट गर्म होना शुरू हुआ. तो काफी समय तक ये चैपलेट सॉलिड रहेगा, रिजिड रहेगा. और जब धीरे धीरे ठंडा हुआ लिक्विड मेटल, उसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, वो और गाढ़ा होता जाएगा लिक्विड, तब जाकर के ये चैपलेट मेल्ट करना शुरू होगा. और जब लिक्विड ऑलरेडी गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, न्यूक्लिएशन उसमें स्टार्ट हो चुका है, तो अब वो इस कोर के ऊपर उतना ज्यादा बुयंसी का फोर्स नहीं लगा पाएगा और तब वो चैपलेट मेल्ट हो जाएगा. मेल्ट होकर के खूब अच्छे से प्रॉपरली इसी लिक्विड में वो भर भी जाएगा, मतलब फ्यूज भी हो जाएगा, इसमें मिल भी जाएगा. The chaplets which you place there initially like they hold the core, and then as the liquid metal fills in, initially it starts to get heated, then it reaches melting temperature, then it melts. Meanwhile, the liquid which is there starts becoming more and more viscous, and that's how now the liquid metal will be unable to apply that much of buoyancy on the chaplet so that it lifts up. In that stage, the chaplet will melt and then will properly fuse with the casting. Why I said that? Chaplets must be made up of the same metal being casted. मैंने ऐसा क्यों कहा कि chaplets उसी मेटल का बना होना चाहिए जिसकी आप कास्टिंग कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर ये चैपलेट किसी और मेटल का होता तो वो मेल्ट होने के बाद यहाँ पे फ्यूज होता तो कुछ और ही बना देता, एक नया मटेरियल बन जाता, एक नया एलॉय बन जाता, राइट? प्रॉपर्टीज अलग हो जाती. दूसरी बात,
if this chaplet is of some other material, when it will melt and fuse, it may make something else. And that you don't want, because the properties will change. Chaplet must be made up of the same metal being casted, because it also has to melt and fuse properly with the casting. Second thing, if it remains unmelted, suppose you use the chaplet of some high melting point material, if it remains unmelted, that itself will be a defect in the casting. Unmelted chaplets, चैपलेट अगर अनमेल्टेड रह गया तो अपने आप में एक डिफेक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो। इसी के लिए चैपलेट को हम उसी मेटल का बनाते हैं जिस मेटल की आप कास्टिंग कर रहे हैं। चलो, बहुत अच्छी बात। अब क्या होता है, लिक्विड मेटल यहां से आ रहा है, मोल्ड कैविटी की तरफ जा रहा है, मोल्ड कैविटी को फिल कर रहा है। लेकिन आप अगर ध्यान से यहां पे देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहां पर ये क्रॉस सेक्शन है आपके कास्टिंग का, राइट। यहां पे ये क्रॉस सेक्शन है आपके कास्टिंग का, और यहीं पे ये क्रॉस सेक्शन जो आपको दिख रहा है ये है आपके कोर का। कोर क्या है, इसी सैंड मोल्ड मेटल से बना है जिससे कि मोल्ड बना हुआ है। तो क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें फिलहाल यहां पे कोर का, तो वो क्रॉस सेक्शन हमें यहां पे कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। देखिए, ये है कोर का क्रॉस सेक्शन, और ये पूरा सॉलिड है, सैंड मोल्ड मटेरियल का बना हुआ है। और अगर हम कास्टिंग का क्रॉस सेक्शन देखें तो कास्टिंग का क्रॉस सेक्शन पूरा का पूरा हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जब लिक्विड मेटल भरेगा यहां पे, तो देखो ये जो कोर है वो तो सॉलिड सैंड मोल्ड मटेरियल है, वहां पे मेटल को वो घुसने ही नहीं देगा, मेटल वैसे चारों तरफ यहां पे फैल जाएगा। मींस दिस core that I have shown you will not let the liquid metal fill in this place. It will be restricted because of this solid core is there. So what will happen? Let's say this is like our casting. Just for understanding, I am showing you. This is our casting. Fine. Inside this is the core. So what will happen? Once solidification happens, so from outside the liquid metal which is there, which will solidify, inside this core will remain. Later on, when casting has happened, we will break this mold, and thereafter we'll take this casting out, and then by using high pressure water jet, we will break this core out from here. So ultimately then when you will observe, you will get this hollow section, है ना। चैपलेट ने क्या किया, वहां लिक्विड मेटल को भरने नहीं दिया, लिक्विड मेटल भरा नहीं, सॉलिडिफिकेशन हो गया, अंदर में कोर रहा। बाद में कास्टिंग को बाहर निकाल करके हाई प्रेशर वाटर जेट से हमने फ्लश आउट कर लिया कोर मटेरियल को, तो बचा क्या हमारे पास, इस तरीके का एक हॉलो कास्टिंग। बाय द वे, कास्टिंग के अंदर जब इस मोल्ड कैविटी के अंदर इस कोर को रखा गया, तो शुरुआती दौर में अगर कोर का मास देखो तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, और ये बना सैंड मोल्ड से है, तो लेट अस से डेंसिटी ऑफ सैंड मोल्ड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर, दिस इज द मास ऑफ द कोर acting in the downward direction. So the force that will be there due to this mass of that core will be rho s, density of sand mold of which core is made up of Vc, volume of the core multiplied by G. Then, my dear, this is the weight of the core which is acting in the downward direction. At the same time, my dear, when the liquid metal will fill, liquid metal will apply a force of buoyancy onto the core, and this force of buoyancy you all know will be equal to the weight of the liquid displaced by the core. Weight of liquid displaced by the core will be equal to how much? You see, the volume displaced by the core is Vc. That means this much of liquid volume is not there, multiplied by density of the liquid material multiplied by G. This will be the weight of the liquid displaced by the core into the mold cavity, and that will be the force of buoyancy that will be acting on it. So if you talk about
the net force that is acting there on core. So this will be equal to, let's say, F net is equal to force of buoyancy minus weight. Force of buoyancy rho L into volume of core into G minus weight of the core rho sand minus into volume of core multiplied by Z. So from there you can, if you want, you can take it common. Volume of core multiplied by G multiplied by liquid density minus sand mold density. That will be the net force which will act, my dear, onto the core. ये नेट फोर्स होगा जो कि मेरे प्यारे दोस्तों कोर के ऊपर काम करेगा. यस. सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? चैपलेट्स, what is its function? Chaplet function, support core, made up of same material, that you are casting. Not only that, it must melt and properly fuse with casting. है ना? So these points are very important over here. You can take a screenshot and then you can make your own notes. By the way, my dear lovely students, we'll be talking much about chaplet in later sessions. चैपलेट के बारे में आने वाले सेशंस में हमें और भी ज्यादा बातें अभी करनी हैं. ठीक है, ये तो बस एक आपको झलक दिखाया था चैपलेट के बारे में. चिल्स के बारे में हम लोग और विस्तार में बात करने वाले हैं आने वाले सेशंस में. अभी के लिए फिलहाल इसके ऊपर इतना डिस्कशन काफी है.